दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। हम लोग इसमें देख रहे थे आरओ का टेस्ट देख रहे थे ध्येय आईएएस का। तो ये टेस्ट नंबर 4 है, ठीक है। इससे पहले जो टेस्ट थे अपलोड हो गए हैं, वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में है, उसको आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ध्येय आईएएस आरओ जीएस नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सामान्य अध्ययन का ये टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें फुल टेस्ट है और अप्रैल महीने 2023 का इसमें करंट अफेयर्स दिया हुआ है, जिसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। और जो करंट अफेयर जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगी, उसके 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स हम लोग देख लेंगे। तो 6 महीने या 7 महीने 8 महीने का करंट अफेयर्स ही पूछता है, ठीक है। तो जितना स्टैटिक पोर्शन है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। अगर आप इसके पहले के दो वीडियो आप नहीं देखें तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इतिहास से है ये। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नीचे दिए गए कथन और कारण दिए गए हैं, उसको पढ़ के हमको आंसर देना है। तो अभिकथन कह रहा है कि कार्टेज अडमेडा काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों द्वारा लागू की गई थी। तो पहला ये है। दूसरा है, इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करना तथा उस पर कर लगाना था। पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही नहीं है। तो इसका कूट दिया हुआ है, बताना है हमको। तो क्या पहला ठीक है? तो जब आप जल्दबाजी में रहते हैं तो पहले को भी आप सही कर देंगे और दूसरे को भी सही करके इसका ए वाला आंसर आप लगा देंगे। तो जल्दबाजी में नहीं रखना है, ध्यान देना है इसको। ये इसमें फ्रांसीसी लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो फ्रांसीसी नहीं थे, इसमें पुर्तगाली थे। ये पुर्तगालियों द्वारा ये लाई गई थी, ठीक। तो पहला इसका गलत हो गया, दूसरा इसका ठीक है। तो ए गलत है किंतु आर सही है, तो इसका डी आंसर सत्य होगा। ए सही है, ए गलत है, आर सही है, ठीक है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये हिंद महासागर और अरब सागर दोनों में ही ये लागू थी, ठीक। ये वाली व्यवस्था जो लागू थी हिंद महासागर और अरब सागर में, इसमें यही होता था कि बिना परमिट के कोई भी जहाज़ अगर अरब सागर या हिंद महासागर में जाती है, मालवाहक जहाज हो या कोई भी जहाज हो, तो उनको परमिशन लेना आवश्यक था पुर्तगालियों से। अगर परमिशन नहीं ले रहे हैं तो लूटपाट हो सकती है उनके जहाज़ की, ठीक है। और ये कार्टेज जब ले लेते थे तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुर्तगाली ले लेते थे, ठीक है। तो यही मेन कारण था। दूसरा क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मराठा प्रशासन के बारे में है कि मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से किस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त होता था। तो जमादानी था, अबबाब था, चौथ था, सरदेशमुखी था। तो ये चौथ था, सही आंसर सही है। जो चौथ था मराठा प्रशासन, इसके बदले पड़ोसी राज्यों को मराठा के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन देता था कि चौथ अगर आप हमको देते हैं तो आपके गांव में या आपके राज्य में हम आक्रमण नहीं करेंगे, नहीं हम लूटपाट मचाएंगे, ठीक है। तो मराठा प्रशासन में जो चौथ था, कर के बदले पड़ोसी राज्यों को मराठा आक्रमण से तथा उनके लूटपाट से बचाने का आश्वासन देता था, ठीक है। और चौथ कितना होता था, तो वो था राज्यों के क्षेत्रों से उपज के 1/4 भाग को लिया जाता था। तो जितना उपज होती थी उसका 25% भाग ले लिया जाता था इन चौथ के रूप में मराठा द्वारा, ठीक है। अगला तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरकालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह वन, जिसको रंगीला कहा जाता था, के संबंध में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है हमको बताना है, ठीक है। तो इस पहला है, इसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था। ये बात ठीक है, ये सत्य है। यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। तो जो मयूर सिंहासन था जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, तो उस सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था, ये मुगल सम्राट था। ये बात भी सही है। तीसरा है, इसके शासनकाल में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये भी बात ठीक है, इसके शासनकाल में नादिर शाह ने भारत में आक्रमण किया था और ये जो मयूर सिंहासन था इसको लेकर चला गया था, ठीक है। डी है, इसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की। तो यही वाला गलत है, डी इसका सही नहीं है, क्योंकि शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा फर्रुखसियर ने दिया था, ठीक है। फर्रुखसियर ने दिया था इसको, ये नहीं दिया था। तो इसका डी वाला आंसर सही है।
चौथा है सुगौली की संधि का संबंध किस युद्ध से है। सुगौली की संधि का युद्ध, तो आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध। तो सुगौली की संधि आप जानते होंगे कि आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, तो बी इसका आंसर सही है। ठीक है, तो सुगौली की संधि जो थी वो आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित थी। कभी कभी पूछता है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग था। उसी के शासनकाल में 1813 से 23 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था, 1813 से 23 के बीच में जो लॉर्ड हेस्टिंग था वो गवर्नर जनरल था, और 1814 से 1816 के बीच में युद्ध हुआ, या आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके समापन पर सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। तो कभी कभी डेट ही पूछ लेता है, मिलान कराता है, तो 1816 याद रखिएगा। सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के सही कालानुक्रम के हिसाब से कौन सा एक विकल्प सत्य है। तो सबसे पहले कौन सी संस्था जो है इसकी स्थापना हुई थी, इसमें से विकल्प कौन सा सत्य है। तो प्रार्थना समाज दिया हुआ है, और तत्वबोधिनी सभा दी हुई है, परमहंस मंडली दिया हुआ है, और ब्रह्मा समाज दिया हुआ है। तो किसकी स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि 1828 में हुई थी। इसको याद रखिएगा, ब्रह्म समाज। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। और परमहंस मंडली जो थी 1849 में हुई थी, ये लिख दे रहा हूँ, उसको याद रख लीजिएगा। और प्रार्थना समाज 1867 में हुआ था। पूछा है कौन सा सत्य है, तो सत्य ये पूछा है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले 4 आएगा। सबसे पहले 1828 में ब्रह्म समाज हुआ था, तो 4 2 में है, 3 में है, तो ये वाला तो अपने से आपसे गलत हो गया। फिर से 28 के बाद 39 आता है, तो बी हो गया। तो 4 के बाद 2 आएगा, तो 4 के बाद 2 इस बी वाले में और ए वाले में, तो डी वाला गलत हो गया। अब उसके बाद में अब 3 1 में कन्फ्यूजन है, तो 3 पहले है, 49 में 3 है, तो बी वाला इसका आंसर सही हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। तो बी आंसर सत्य है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो इसका बी आंसर सही हो गया। अब थोड़ा एक्स्ट्रा भी जान लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, तत्वबोधिनी समाज सभा की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, और परमहंस मंडली की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, और प्रार्थना समाज की स्थापना भी आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो प्रार्थना समाज और परम हंस मंडली दोनों की स्थापना ही आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है आरओ में। 6ठे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विचार करना है। तो पहला है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। तो क्या ये बात सही है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। हाँ, सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी, बात सही है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है, तो ये भी बात ठीक है। आनंद मठ के लेखक जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे, तो ये भी ठीक है। तो आनंद मठ के बारे में पूरा बढ़िया से इसमें दे दिया है, तो तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। पूछ रहा सत्य कथन कौन सा है, तो इसका सभी सत्य हैं, इसका डी आंसर सत्य है। आनंद मठ के बारे में सभी जो है कथन सत्य है। तो याद रखिएगा, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में चर्चा मिलती है। 7वां है निम्नलिखित वायसरायों में कौन सा एक साहित्यकार एवं कवि था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरिडिथ के नाम से लिखता था। तो ओवेन मेरिडिथ नाम से लिखता था, वो वायसराय कौन सा था, उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक था, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड एलिंगन द्वितीय था। तो लॉर्ड लिटन था, ये आंसर सही है, लॉर्ड लिटन था। तो वायसराय लॉर्ड लिटन एक साहित्यकार एवं कवि दोनों ही था, और अपनी रचनाएं ये ओवेन मेरिडिथ के नाम से लिखता था। ठीक है, और 1878 में प्रसिद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है 1800 डेट ही पूछता है। 1878
में वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट जो पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के काल में ही पारित हुआ था, तो ये भी बात सही है। तो लॉर्ड लिटन इसका सही आंसर है। ये एक बहुत बड़ा साहित्यकार भी था। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का है, निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठन में किस एक की स्थापना विदेश में हुई थी? तो किसकी स्थापना विदेश में हुई थी इसको बताना है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और ये जापान में हुआ था। इंडियन होम रूल सोसाइटी जो थी 1905 में इसकी स्थापना हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। यूनाइटेड इंडियन हाउस जो था इसकी स्थापना यूएसए में हुई थी 1908 में। तो तीनों की स्थापना ही विदेश में हुई थी, तो इसका डी आंसर सही है। उपरोक्त में सभी की स्थापना विदेश में हुई थी, तो ये भी सही है। इसको भी याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था? तो सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो बिहार में आदिवासियों का उन्नयन, तो क्या ये था सत्यशोधक समाज का? ये नहीं था। गुजरात में मंदिर प्रवेश हेतु आंदोलन को चलाना, ये भी नहीं था। महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना, तो सी वाला सत्य है, जाति विरोधी आंदोलन चलाना ही इसका उद्देश्य था सत्यशोधक समाज का। पंजाब में एक किसान आंदोलन चलाना, ये भी सत्य नहीं है, तो इसका सी आंसर सही है। तो कभी कभी पूछता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 में, ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले ने किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक। जाति विरोधी आंदोलन चलाने के लिए किया गया था। तो अगला क्वेश्चन 10वें नंबर का देखते हैं। पूछ रहा है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो स्वराज की मांग है यहाँ पे, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं है, स्वराज अभी चाह रहे हैं हम लोग। स्वराज का मतलब होता है शासन कोई और करे, उसके अंदर हम लोग को ऑटोनॉमी मिल जाए, अपने अब शासन हम खुद करें, ठीक है। तो स्वराज का नारा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन। तो भारत छोड़ो तो नहीं है, दिल्ली चलो भी नहीं है, सविनय भी नहीं है, ये असहयोग आंदोलन में दिया था। इसका ए आंसर सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 5 सितंबर 1920 में प्रारंभ हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। एक वर्ष में स्वराज, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला, अशोक के समय मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 5 थी। 5 थी कि 6 थी? तो अशोक के मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 5 थी, ठीक है। दूसरा, मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तो दोनों ही कथन सत्य है, ए आंसर इसका सही है। तो अशोक के समय मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तो पहला जो प्रांत था उसको प्राची या प्राच्य कहते थे, पूर्वी प्रांत कहते थे इसको। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज पटना है। दूसरा इसका जो प्रांत था कलिंग था। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो तोसली थी, ये भी याद रखिएगा। तीसरा अवंती था, उज्जैनी वाला अवंती। चौथा था उदीच या उत्तरापथ जिसको कहते थे, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और एक था दक्षिणापथ जो था, सुवर्णगिरी इसकी राजधानी थी। तो ये 5 इसके प्रांत थे, ठीक है। तो 5 प्रांतों में विभाजित था, ये भी दोनों सही है। बौद्ध शाक्य कहा गया है? तो मास्की के लघु शिलालेख में स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है। तो कभी कभी पूछता है कि मास्की कहाँ है? तो मास्की कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में मास्की है, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों के बारे में बताना है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। तो ये तो ठीक है। कारण क्या है कि सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। तो पहला तो ठीक है, इसका जो ये आर दिया हुआ है कि 3 बार उल्लेख किया गया, ये गलत है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? पहला सही है, दूसरा गलत है, तो सी आंसर इसका सही हो गया, ठीक है। तो जो है सरस्वती नदी ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, ये बात बिल्कुल सत्य है। और सरस्वती नदी को ऋग्वेद में
मातेत्मा कहा जाता था। मातेत्मा, मातेत्मा कहा जाता था। ऋग्वैदिक लोग इसको मातेत्मा कहते थे, या देवोत्मा या नदीत्मा। ठीक है, ये 3 नामों से जाने जाते थे। और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो उल्लेख हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ है, और ऋग्वेद में गंगा नदी का जो 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र किस एक शासन के राज्यसभा में निवास करते थे। तो हरिभद्र इंपॉर्टेंट है, तो किस शासक के राज्यसभा में थे ये। तो धर्मपाल है, विजय सेन है, मूल राजा प्रथम है, मिहिर भोज है। तो धर्मपाल के ए आंसर सही है। तो बंगाल का ये पाल शासक था, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक था, ये पाल वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, ये धर्मपाल नहीं है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ठीक है, पाल वंश का शासक गोपाल था। इसी पाल वंश का ये था, पाल वंश का ये महान शासक था धर्मपाल। धर्मपाल के दरबार में हरिभद्र रहते थे। ठीक है, तो धर्मपाल पाल वंश के संस्थापक नहीं थे, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ये महान शासक थे पाल वंश के, इन्हीं के दरबार में हरिभद्र रहते थे। ठीक है, तो धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोनपुर बिहार की रचना की थी। सोनपुर में बिहारों की रचना की थी, बिहारों की स्थापना की थी। ठीक है, बिहारों की। ठीक है, तो इस वजह से ये काफ़ी महान था धर्मपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन निम्नलिखित करों में से कौन सा एक कर गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाता था। तो गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर कौन सा था। तो जजिया था, खराज था, खुम्स था और जकात था। तो गैर मुस्लिम कृषक का मतलब कि हिंदू या मुसलमान के अलावा जितने भी कृषक थे उनसे लिया जाता था, वो खराज था। बी आंसर था, खराज लिया जाता था। तो जजिया जो था गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला था, कृषक नहीं थे, गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला जजिया था। ठीक, जकात था मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जकात था। धार्मिक कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था, उसको जकात कहते थे। और खुम्स जो था युद्ध में लूटे गए धन को खुम्स कहते थे। और खराज जो था गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था, जिसको खराज कहते थे। ठीक है, तो ये पूरा था। 15 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं का पहले से बाद में क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन हुआ और बाद में कौन हुआ, तो उसको बताना है हमको। तो बेबेल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट। तो सबसे पहले क्या आया था। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। अगस्त प्रस्ताव जो 1940 के आसपास आया था। क्रिप्स मिशन जो था 1942 के आसपास आया था। और 1945 के आसपास आया था हमारा बेबेल योजना। ठीक, तो ये मोटा मोटी ये है। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट होगी, तो ये दोनों में नेहरू रिपोर्ट है, तो पहला तो गलत हो गया। तो नेहरू रिपोर्ट पहले है 28 में, फिर 40 में, फिर क्रिप्स से, फिर बेबेल है। तो इसका सी आंसर सत्य होगा। ठीक है, इसका सी आंसर सही है। याद रखिएगा, ये जो लिख दिया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कई बार, तो दोहराया जा सकता है इस पैटर्न पे। तो बढ़िया क्वेश्चन था। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख किया गया है। तो किस पर्व में गीता का उल्लेख किया गया, इसके बारे में बताना है। तो विराट पर्व है, भीष्म पर्व है, शांति पर्व और अनुशासन पर्व है। तो भीष्म पर्व में किया गया है, बी आंसर सही है। अगला है 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो मुगलकालीन पद हैं और उनके कार्य हैं। तो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, हमको बताना है गलत कौन सा है। तो खुफिया नवीस है। तो खुफिया नवीस जो है गुप्त पत्र लेखक था, ये भी ठीक है। बकिया नवीस सूचना का अधिकारी था, ये भी ठीक है। मीर ए बर जो था वन अधीक्षक था। मीर ए बर जो था वन अधीक्षक था। मुशरिफ जो था समाचार लेखक नहीं था। मुशरिफ जो सहलेखाकार था, सहलेखाकार था ये। ठीक है, सवानी
निगार, इसको कहते थे सवानीह निगार कहते थे इसको। ठीक, तो इसका डी आंसर सत्य नहीं है, डी आंसर इसका गलत था। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो शेर खां ने हुमायूं को पराजित करके ऐसा कर लिया था, तो शेर खां कौन था? ठीक है, तो निम्नलिखित में से शेर खां सब जानते होंगे, कमेंट करके बताइए शेर खान कौन था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित करके आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो बिलग्राम का युद्ध था, चौसा का युद्ध है, चंदेरी का है और घाघरा का युद्ध है। तो शेर खान, बिलग्राम युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को हराया था, ये आंसर सही है। तो बिलग्राम युद्ध था वो 1950 में, 1950 कह रहे हैं, 1950 कैसे होगा? 1540 था, 1540 इसमें ये सब नाटक चल रहा था। 1540 में बिलग्राम युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया। ठीक, तो कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछता है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, मेदिनी राय और बाबर। चौसा का युद्ध जो हुआ था वो 1539 में हुआ था, 1539 में हुआ था, शेर खां और हुमायूं के बीच में, शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। ठीक है, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच? तो अफगान एवं बाबर के बीच हुआ था, अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था। ठीक, तो ये सब युद्ध थे, इनको युद्ध में कभी कभी पूछता है। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सूफी विचारधारा से संबंधित शब्द है? तो सूफी विचारधारा से संबंधित शब्द कौन सा है? तो मुरीद है, खानकाह है, बारसारा है, बारसरा है और उपरोक्त में सभी है। तो उपरोक्त में सभी संबंधित है, तो डी आंसर सही है इसका, उपरोक्त में सभी है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर आता है? तो पल्लव शासक में सबसे अंतिम में कौन था? ठीक है, तो पल्लव शासक में सबसे पहले परमेश्वर वन था, नरसिम्ह वन था, नरसिम्ह नंदी वर्मन 2 था, महेंद्र वर्मन 1 था। तो सबसे पहले महेंद्र वर्मन 1 आया था। ठीक है, महेंद्र वर्मन 1 था 600 से 630 तक। ठीक है, 630 से 668 तक था नरसिम्ह वर्मन 1 था। उसके बाद सबसे पहले ये था, दूसरे पे ये था, और परमेश्वर वर्मन 1 जो था तीसरे पे था। ठीक, तो तीसरे पे ये हो गया। चौथे पे नंदी वर्मन था, नंदी वर्मन 2 जो था 731 से 96 तक था, 796 तक था। तो सी इसका आंसर सही है। सबसे लास्ट में नंदी वर्मन 2 आया था। ठीक है, सी आंसर इसका सही है। तो आपको मोटा मोटी याद होना चाहिए, जो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो मोटा मोटी याद रहना चाहिए कि जो कोई राजवंश है उसमें मुख्य मुख्य जो शासक थे उनका सही क्रोनोलॉजी क्या है, तो थोड़ा याद रहेगा तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप इसमें नंबर पा सकते हैं, क्योंकि सबको याद नहीं होता है, कुछ ही लोग होते हैं जिनको याद होता है। तो अंदाज से ही इसको आप लगा देंगे तो भी ठीक हो जाएगा, अगर 1 नंबर बढ़ जाएगा आपका। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है बताना है हमको। तो फरेजी आंदोलन 1819, ये ठीक है। फरेजी आंदोलन हुआ कहाँ था? तो फरेजी आंदोलन बंगाल में हुआ था, फरीदपुर में हुआ था, बंगाल में। जिसके जो नेता थे हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ थे, दादू मियाँ और हाजी शरीयतुल्लाह थे, शरीयतुल्लाह। ठीक है, दूसरा है तायूनी आंदोलन। तो तायूनी आंदोलन 1839 में हुआ था, ये गलत है, तो यही गलत है, बी आंसर इसका। तायूनी आंदोलन था 1839 में, और इसके जो नेता थे करामत अली थे, करामत अली। ठीक है,
तो 1839 में करामत अली थे, ठीक है, करामत अली इनका नाम था, जिनको नेता थे। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में हुआ था, ये बात सही है। और इसके जो नेता थे वो सर सैयद अहमद खां थे, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 के बीच हुआ था और गुलाम अहमद इसके नेता थे। फरीदकोट में ये हुआ था अहमदिया आंदोलन, ठीक है। तो इसका बी वाला सही नहीं था, बी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृतियाँ का उत्कीर्ण मिलता है? तो कौन सा ऐसा कुषाण वंश का शासक था जो कि शिव की, विष्णु की आकृति अपने सिक्कों पे छपवाया था? तो कनिष्क था, हुविस्क था, कुजुल कडफिसस था, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था वो? तो कुजुल कडफिसस था कि नहीं था, कौन था बताइए आप? तो हुविस्क था, ये बी आंसर सही है, हुविस्क ने ऐसा किया था, ठीक है। तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस ने की थी, कुजुल कडफिसेस ने की थी इसकी स्थापना। और इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो कनिष्क था। कुषाण वंश के शासक हुविस्क के द्वारा सिक्कों पर शिव, स्कंद और विष्णु की आकृतियाँ बनवाई गई थी, ये भी बात ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासन के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था? तो गुप्त शासन के समय में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंड पासिक था, महादंड नायक था, महाबलाधिकृत था, उपरोक्त से कोई नहीं। तो महादंड पासिक जो था, दंड पासिक जो था, जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था, तो ये इसका आंसर सही है। महादंड नायक तो न्यायाधीश था, जो जज थे वो महादंड नायक थे। और महाबलाधिकृत जो थे वो सेनापति थे, सेनापति को कहा जाता था, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथन कारक वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो जो अरुण ग्रह है उसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और ये अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ है, इसी कारण से इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो दोनों ही कथन सत्य है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ये इसका आंसर सही है। जिससे हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष से, ये अक्ष है मान लीजिए, तो इसके अक्ष से कितना है? तो 23.5 डिग्री हम लोग पढ़ते हैं। उसी तरह से जिसका झुकाव है, जो अक्ष से झुकाव जो है वरुण का, ये काफ़ी ज़्यादा है, तो जैसे लगता है कि लेटा हुआ है ये ग्रह, इसी वजह से तो धुरी से झुकाव अधिक है इसका, इस वजह से ए वाला इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण कौन सा नहीं है? ठीक है, 25वां तो पंपास है, लानूस है, पार्कलैंड है और सिलवास है। तो हमको बताना है उष्णकटिबंधीय घास। तो उष्णकटिबंधीय मतलब कि ऐसा क्षेत्र जो हमारे ग्लोब पे, हमारे मैप पे या ग्लोब पे ऐसा क्षेत्र है जो 23.5 डिग्री से इसी के बीच में आता हो। तो इनके बीच में जितने भी क्षेत्र आएंगे वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान इन्हीं क्षेत्रों में होंगे, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो उपोष्ण घास के मैदान कहे जाएंगे, ठीक। उपोष्ण, इसके ऊपर वाले क्षेत्र में अगर पाए जाते हैं तो उपोष्ण घास के मैदान कहे जाएंगे, और इसके ऊपर भी अगर पाए जाते हैं तो शीतोष्ण या शीत घास के मैदान कहे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से की जाती है। तो अगर आप समझते नहीं होंगे तो इसको समझ लीजिए। तो क्या है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये 0 डिग्री यहाँ पे गई है, ये 23.5 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री है। इनके बीच जो घास के मैदान पाए जाएंगे इनको हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। और 23.5 से मान लीजिए 62.5 डिग्री के बीच पाए जाते हैं उपोष्ण कहेंगे इसको, हाँ उपोष्ण कहेंगे, उपोष्ण घास के मैदान कहेंगे। इसको ऊपर पाया जाएगा 22.5 से लेके 62.5 से लेके ये 45 होगा, 45.5 होगा, 45.5 से 62.5 के बीच में अगर पाया जाएगा तो इसको शीतोष्ण घास के मैदान कहेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर तो शीत आ जाता है, शीत आ जाता है, शीत घास के मैदान, ठीक है। तो इस तरह के ऊपर नीचे दोनों में होता है। तो कौन सा है जो इसमें पाया जाता है? 0 से 23.5 डिग्री के बीच में कौन पाया जाता है, उसी को हमको बताना है, ठीक है। तो पंपास है, लानूस है, पार्कलैंड है, सिलवास है। तो कौन सा है वो घास के मैदान? तो पंपास जो है वो नहीं, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं पूछा है हमको, तो नहीं, पंपास जो है वो नहीं आता इसमें। बाकी लानूस है, सिलवास है, पार्कलैंड है, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहे जाते हैं, ठीक है। पंपास जो है इसमें नहीं आता, ठीक है, याद रखिएगा। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर और दक्षिण के लगभग
वही 10 से 22, 23, 24 तक जा सकते हैं, बहुत मैक्सिमम जाएगा तो 25 तक जा सकते हैं। अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो जो लानोस है वो वेनेजुएला की घास के मैदान को कहते हैं, और सिल्वास जो है अमेजन क्षेत्र में पाया जाता है, जो अमेजन का क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है, और पार्कलैंड अफ्रीका वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। पंपास जो है ब्राज़ील में पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जो कि 23.5 डिग्री से ऊपर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, 23.5 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में जो पाया जाता है वो शीतोष्ण घास के मैदान होता है। ठीक, तो ये है 3 के उदाहरण हैं ये। अगला 26वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूलाभ मेघ जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है, वायुमंडल की किस संरचना में पाया जाता है? तो मूलाभ मेघ या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड किस वायुमंडल की किस संरचना में पाया जाता है? तो क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या बाह्य मंडल में? तो कहाँ पे पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। इसका बी आंसर सत्य है। तो वायुमंडल में समताप मंडल का औसत जो विस्तार होता है वो 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच होता है। ठीक है, पृथ्वी से 12 किलोमीटर ऊपर के बाद शुरू होता है, और पृथ्वी से 50 किलोमीटर दूरी के बीच में, 12 से 50 के बीच में ये हमारा समताप मंडल होता है। इसी में जो है मूलाभ मेघ जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं वो बनते हैं, और इन बादलों को नैक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है। नैक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है, नैक्रियस क्लाउड। ठीक है, तो ये कहा जाता है। अगला है समताप मंडल में बनते हैं, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। तो मिशिगन जो झील है पूर्णतः यूएसए में स्थित है। तो हमको बताना है कि कौन सा असत्य है, इसमें बताना है। ठीक है, तो मिशिगन। अगला है टीटीकाका जो झील है बोलीविया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो ये भी ठीक है, झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है। और टीटीकाका झील जो है बोलीविया और पेरू के सीमा पर स्थित है, तो ये भी बात सही है। अगला है मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में है, तो ये भी सही है, मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में है। तो तीनों ही कथन इसके सत्य हैं। तो हमको असत्य पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसका डी आंसर सही होगा। इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है, सब सत्य हैं, असत्य कोई नहीं है। 28वां है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है? तो गरजती चालीसा हवाओं के मध्य पड़ती है, तो वेलिंगटन पड़ता है, कैनबरा पड़ता है, पोर्ट लुइस है, या ब्राजीलिया है, ब्राज़ील वाला। तो कौन सा इसमें पड़ता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो व्यापारिक पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों में विस्तृतीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर गोलार्ध में निरंतर बढ़ने वाली पवन है। ठीक है, तो 40 जो अक्षांश है इसके आसपास जो हवाएं चलती हैं व्यापारिक पवने, तो गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ता है, तो वो वेलिंगटन पड़ता है। ये इसका आंसर सही है 28वें का। ठीक है, गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ने वाला जो राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है, ये इसका आंसर सही है। अगला 29 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? तो गहरे महासागर, प्रवाल सागर, रेतीला मरुस्थल, हिम पेटियाँ। तो सबसे अधिक हिम पेटियाँ करती हैं। ठीक है, फिर रेतीले मरुस्थल करते होंगे, फिर प्रवाल करता होगा, तो सबसे कम गहरा करता होगा। तो 29वें का ए आंसर सत्य है। ठीक है, हिम पेटियाँ सर्वाधिक करती हैं क्योंकि इसका एल्बिडो सबसे अधिक होता है हिम पेटियों का। तो जितना प्रकाश को इस पर आपतित होता है उतना ही परावर्तित हो जाता है। इसी वजह से हमसे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता। जो सूर्य की किरणों का अवशोषण नहीं करते हैं जो हमारे बर्फ़ होते हैं, तो इस वजह से देखते हैं कि बर्फ़ हमको बहुत ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं। जितने भी सैनिक हमारे जो लद्दाख में और वो हिली एरियाज में रहते हैं जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है, वो विशेष प्रकार का एक चश्मा पहनते हैं जिससे कि उनकी आंखों की रोशनी हमेशा बनी रहे। नहीं तो अगर ऐसे देख लेंगे तो उनकी आंखों की रोशनी को नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाता है वो। अगला क्वेश्चन है 30वें का, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जातियाँ दिया, जनजातियाँ और संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। तो कौन सा सही सुमेलित है बताना है हमको। तो जो सेमांग हैं,
सिमांग न्यूजीलैंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये गलत है। माओरी मलेशिया में भी नहीं है। बोरो ब्राज़ील, ठीक है। तो सिमांग जो है, तो बोरो कहाँ है? सही, एक युग में है, एक ही सही है इसमें। तो बोरो है ब्राज़ील में, तो बोरो जो है ब्राज़ील वाला, ये ठीक है, ठीक है। बंतु श्रीलंका में नहीं है। बंतु अफ्रीका में पाए जाते हैं, अफ्रीकी महाद्वीप में बंतु पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो सेमांग हैं ये मलेशिया में पाए जाते हैं। और माओरी जो है ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। काफ़ी माओरी के बारे में देखे होंगे, एक डांस वायरल हुआ था, वो माओरी जनजाति के लोग डांस कर रहे थे उस अपने पार्लियामेंट में ही, ठीक। तो इसका सी आंसर सत्य है, सी वाला सही है। बोरो जो है ब्राज़ील में पाए जाते हैं, बाकी तीनों असत्य थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो राज्य की डीपीएसपी के बारे में हम कल ही अभी वीडियो अपलोड किए हैं डीपीएसपी का, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला कि संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो डीपीएसपी के बारे में पूछ रहा है। तो 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगला है आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। तो कल ही इसको बताया था कि स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था, ठीक है। तो स्पेन के संविधान से आयरलैंड ने लिया था। देखिए, आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया था डीपीएसपी, और आयरलैंड से भारत ने ले लिया, ठीक है। तो इसका ए तो पहला सही है, दूसरा गलत है इसका। तो सत्य नहीं है हमको बताना, तो पहला सत्य नहीं है, दूसरा सत्य नहीं है, बी इसका आंसर सही है, ठीक है। पहला सत्य नहीं है इसका, बी दूसरा सत्य नहीं है, तो इसका बी आंसर सत्य होगा। पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो पहला तो ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक। बी इसका आंसर होगा। अगला कथन कारण वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो कह रहा है कि आपात की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। तो आपात की घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव पड़ता है, सत्य है ये बात पहली। दूसरा है कारण क्या है, कि जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। तो ठीक है, परिवर्तन हो जाते हैं दोनों के संबंधों में। ए आंसर सत्य है, ए और दोनों ही सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, और उसकी व्याख्या भी कर रहा है वो। 33वां है संसद में बजट पारित होने के स्तरों का जो क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है वही हमको बताना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, बजट होगा, बजट का प्रस्तुतिकरण होगा। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण होता है, ठीक है। तो कोई चीज़ प्रस्तुत होती है तो उस पर बहस शुरू हो जाती है, तो बहस होती है उस पर, ठीक। उसके बाद में बहस होने के बाद में जब मामला सही नहीं बैठा तो जो कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो विभागीय समितियों को उसको भेज दिया जाता है। तो विभागीय समितियों को जांच के लिए भेजा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब विभागीय समितियां उसको दे देती हैं तो अनुदान की मांग पर मतदान होता है। तो अनुदान की मांग पर मतदान होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में विनियोग विधेयक पारित होता है, ठीक। फिर क्या होता है, फिर वित्त विधेयक पारित होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, तो बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, फिर उस पर आम बहस होगी, फिर बहस होने के बाद में विभागीय समितियों को जाएगा वो, ठीक है। विभागीय समितियों के जाने के बाद में अनुदान की मांग होगी। जब अनुदान की मांग जब हो जाती है तो विनियोग विधेयक पारित होता है। जब विनियोग विधेयक पारित होता है तो वित्त विधेयक पारित होता है, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है, सबसे लास्ट में वित्त विधेयक पारित होता है, बी आंसर सत्य है इसका। यही क्रम है इसका, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्रम है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कोर्ट है, उनके स्थापना का वर्ष पूछा है, कौन सा सही नहीं है। तो पहला है उच्च न्यायालय दिया है और स्थापना वर्ष दिया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी, ठीक है, 68 में नहीं हुई थी, ये गलत हो गया।
तो पहला ही सही सुमेलित इसका नहीं है। बाकी हिमाचल प्रदेश 1971 में हुआ था, ये ठीक है। जम्मू कश्मीर 1928 में हुआ था, ये भी सही है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था, ये भी ठीक है। तो इसका इलाहाबाद हाईकोर्ट का 1866 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, तो ये बात सही है। अगला है इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर चौथे वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है, ठीक है। तो वित्त आयोग के बारे में पूछा है, तो इसका जो गठन है राष्ट्रपति द्वारा हर चौथे वर्ष या आवश्यकता अनुसार उसके पहले भी किया जा सकता है। तो इसका कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसका गठन हर चौथे वर्ष या आवश्यकता अनुसार, तो आवश्यकता अनुसार नहीं किया जा सकता, ठीक है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष किया जाता है, चौथे वर्ष भी नहीं, सॉरी, गठन हर चौथे वर्ष नहीं किया जाता, हर 5वें वर्ष किया जाता है, ठीक है। और आवश्यकता अनुसार से पहले भी किया जा सकता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है, ये ठीक है। ये चौथा नहीं है, 5वां है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। तो पूछ रहे सत्य कथन क्या है, तो केवल ए सत्य है, इसका ए आंसर सत्य है, दूसरा गलत है। अगला है बोहरा समिति का संबंध किससे है। तो वित्तीय सुधार से नहीं है, पुलिस सुधार से भी नहीं है, राज्यपालों की नियुक्ति से भी नहीं है, राजनेताओं तथा अपराधियों के बीच साठगांठ से संबंधित है। तो बोहरा समिति, इसका डी आंसर सही है। 1993 में 1993 में जांच के लिए इसका गठन किया गया था। तो राजनेताओं और अपराधियों के बीच जो साठगांठ होती है उसी को जांच करने के लिए इसको बनाया गया था, बोहरा समिति को। 37 नंबर क्वेश्चन है कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद क्या था। तो इसका मुख्य उत्पाद क्या था, तो आधार मेटा डेटा को 1 साल से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता, ये ठीक है। इसका बी वाला ही सत्य है। और आधार मेटा डेटा 3 माह, ये भी गलत है। आधार मेटा डेटा को 3 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता, तो इसका बी वाला ही सत्य है कि आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उच्च न्यायालय ने 2018 में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में ये उल्लेखित किया था कि आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। यह निजता के अधिकार के मामले का, यह निजता के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण था, और इसी में राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशी का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है। तो मिनिमम मैक्सिमम कितने जो हैं कैंडिडेट जो हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उनका चुनाव किया जा सकता है, तो कितने हो सकते हैं। तो 12 है, 32 है, 64 है, 96 है। तो 64 जो है सी एस का आंसर सही है। 64 प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से किया जा सकता है। तो वोटिंग मशीन में 16 बटन होते हैं और किसी पोलिंग स्टेशन पर एक बार में एक स्थान पर अधिकतम 4 का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे एक पोलिंग स्टेशन, मान लो यहाँ पे वोट यहाँ पे डाला जा रहा है, ठीक है। तो एक मशीन में 16 कैंडिडेटों का नाम होते हैं। तो मान लीजिए एक ये मशीन है, एक ये मशीन है, एक मशीन है। तो मैक्सिमम एक पोल स्टेशन पे 4 मशीनों को लगा सकते हैं। तो 16 इसमें हो जाएंगे, 16 इसमें हो सकते हैं, 16 इसमें हो सकते हैं, 16 इसमें। तो 16 चौके 64 प्रत्याशियों का मतदान किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इकोटोन का उदाहरण है। तो इकोटोन का उदाहरण पूछा है, घास भूमियाँ हैं, ज्वार नदमुख है और नदी तट है। तो इकोटोन क्या होता है। तो इकोटोन जब 2 पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे मान लीजिए जलीय है और ये स्थल है, तो जब ये मिलते हैं तो इसका जो संक्रमण वाला क्षेत्र होता है उसको इकोटोन कहते हैं। तो घास भूमियाँ जो हैं, तो जब घास भूमि शुरू होती है पहले लैंड होता है, फिर घास भूमियाँ शुरू होती हैं, तो ये इकोटोन का जो किनारा उसका है वो बन सकता है। ज्वार नदमुख भी इकोटोन होते हैं और नदी तट भी जो होता है इकोटोन होता है, ठीक है। तो इसका डी आंसर सही, उपरोक्त में सभी हो सकता है। तो इकोटोन 2 पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य अथवा 2 भिन्न समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र होता है।
जिनमें दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो जो क्षेत्र है इसमें कुछ जलीय क्षेत्र के पाए जाएंगे, कुछ स्थलीय क्षेत्र के पाए जाएंगे इसमें, ठीक है। तो दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। इकोटोन में जैव विविधता दोनों ही तरफ के समुदायों की तुलना में अधिक होती है। तो इसकी तुलना में और इसकी तुलना में यहाँ पे जो जैव विविधता है अधिक होती है, जिसको एज इफेक्ट कहते हैं। एज इफेक्ट कहा जाता है इसको, एज इफेक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसको एज इफेक्ट कहते हैं। तो ये सब बात है पूरा, ठीक। अगला है, तो इसका डी आंसर सत्य था। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न देश में से किस देश की समुद्री तटरेखा नहीं है? तो कौन सा ऐसा देश है जिसकी समुद्री तटरेखा है ही नहीं? तो लाइबेरिया है, तो लाइबेरिया की है, बोलीविया है, उरुग्वे है, अंगोला है। तो बोलीविया की नहीं है इसमें, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका का देश है ये, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है बोलीविया। इसका जो है नदी तट रेखा नहीं है, मतलब कि लैंड लॉक कंट्री है। उरुग्वे का है और अंगोला का भी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जिन देशों की समुद्री तटरेखा नहीं होती है उन्हें भू अवेष्टित देश कहते हैं, जिसमें बोलीविया एक भू अवेष्टित देश है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का एक अन्य भू अवेष्टित देश है जिसको पैराग्वे कहते हैं, ठीक है। तो पैराग्वे है, वो भी भू अवेष्टित देश है या स्थल रुद्ध देश है पैराग्वे। बोलीविया और पैराग्वे दो हैं। पैराग्वे को पूछा है यूपीपीसीएस ने कई बार। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, उसको बताना है। तो जो कर्मेडिक गर्त है, उत्तरी प्रशांत महासागर दिया हुआ है। तो कर्मेडिक गर्त जो है प्रशांत महासागर की है, उत्तरी प्रशांत का नहीं है, ठीक है। प्रशांत महासागर में अवस्थित है ये, दक्षिणी प्रशांत में है ये, उत्तरी में नहीं है, तो यही गलत है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में है, ठीक है। प्यूटोरिका जो गर्त है अटलांटिक महासागर में, भी ठीक है। यूरेशियन बेसिन जो है आर्कटिक महासागर में है, तो ये भी ठीक है। ये तीनों सत्य हैं, ए वाला सत्य नहीं है, तो ए आंसर इसका सही है। 42वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो कौन सा ऐसा विषय है जो संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो युद्ध एवं संधि, कृषि, सिंचाई एवं सड़कें, हवाई मार्ग, डाक तार, टेलीफोन, बैंक, बीमा और खाने। तो कृषि, सिंचाई और सड़कें जो है राज्य सूची का विषय है, संघ सूची नहीं है। बी आंसर इसका सत्य है। अगला है 43 नंबर का, कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु, ठीक है। पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु। तो क्या है इसमें सही? पहला इसका सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो राज्यपाल करता है, मगर इनको पद से हटाता कौन है? तो राष्ट्रपति हटाता है। तो इनका पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष तथा या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए तो वो इनका कार्यकाल होता है। तो ए इसका आंसर से 43वें का ए सही है, ठीक है। और संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता और शक्तियों का वर्णन किया गया है, 315 से 323 के बीच में, ठीक है। 315 से 323 के बीच में ये सब किया गया है। 44वां है कि भारत की स्थलीय सीमा में लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो स्थलीय सीमा से कितने देश लड़ रहे हैं? पाकिस्तान है, ठीक है, अफगान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 देश जो हैं मिले हुए हैं। बी आंसर सत्य है इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में नहीं है? तो कौन सा जो है महाराष्ट्र राज्य में नहीं है? तो बालाघाट की पहाड़ी महाराष्ट्र में, सतमाला है, हरिश्चंद्र है, मैकाल है। तो मैकाल का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है ये, ठीक है, याद रखिएगा। अमरकंटक जो है मैकाल की सर्वोच्च शिखर है और इसी पठार से सोन, नर्मदा और महानदी निकलती हैं, ठीक है, मैकाल के पठार से। अन्य पहाड़ियाँ जो हैं जैसे बालाघाट है, सतमाला है और हरिश्चंद्र, तीनों जो हैं महाराष्ट्र में हैं।
याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो अरब सागर में मतलब कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती है, गोदावरी है, नर्मदा है और कावेरी है। तो ताप्ती सबसे बड़ी है, नर्मदा सबसे बड़ी है? इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन है आपको। बताइए कौन सी सबसे बड़ी है? तो नर्मदा नदी सबसे बड़ी है इसमें। तो नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। अगला 47 नंबर का, कि ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीके से होता है। तो जो ढलान है, हमारी ढाल है ये, या मिट्टी का ऐसा मिट्टी है, तो जब इसमें से पानी आता है तो नलिका बनता है। तो जैसे देखे होंगे आप कि इस तरह से ढाल है, मान लीजिए ये ढाल है, तो जब यहाँ से पानी आता है तो जैसे नालियाँ बन जाती हैं, बीच बीच में गैप होना शुरू हो जाता, दरार पड़ना शुरू होता है। तो इस तरीके से तो सबसे इसका मतलब कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीके से होता है। कैसे? सबसे पहले क्या होता है बताना है, सबसे पहले किस तरह से होता है। तो सबसे पहले नलिका बनती है, ये नलिका पतली पतली नलिका बनती है, पानी जब बहता है ऊपर से। तो देखे होंगे कभी कभी जब बारिश होती है तो ढलान वाला चीज़ जहाँ रोड बना होता है तो पहले से नालियों की तरह से कटाव होता है, ठीक है। फिर से ये थोड़ी बड़ी होने लगती हैं धीरे धीरे, तो ये अवनालिका बन जाती हैं, ठीक है। अब बनते बनते इतनी बन जाती हैं कि एकदम पूरा ऐसे भी आकार की घाटी जैसे बन जाती हैं ये। तो नलिका होती है, फिर अवनालिका होती है, फिर घाटी होती है। तो इसका डी आंसर सही है, ठीक है। नलिका, अवनालिका, फिर घाटी बनती है, ठीक है। तो 47वें का डी आंसर सत्य है। मिट्टी के कटाव या मृदा अपरदन के पश्चात ढलानों पर जो है पहले नलिका बनती है, फिर अवनालिका, तत्पश्चात जो घाटी का निर्माण होता है इसमें, ठीक है। 48 नंबर का है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो आउटपुट रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? तो WWF ये नहीं करता, वर्ल्ड वाइड फंड नहीं करता, UNEP, ठीक है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक के बारे में, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वायरमेंट आउटलुक है। तो वर्ल्ड बैंक भी नहीं करता, ये भी नहीं करता। इसका बी आंसर सही है। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है ये इसको जारी करता है। बी आंसर सही है इसका। 49वां, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो जनजातियाँ दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। तो ओंगे जनजाति अंडमान निकोबार, हलाम त्रिपुरा, लेप्चा सिक्किम, गद्दी जो है गुजरात में। तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो ओंगे जो है अंडमान निकोबार में, ये ठीक है। हलाम जो है त्रिपुरा में भी ठीक है। लेप्चा सिक्किम में है। गद्दी जो है, गद्दी गुजरात में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है, HP में। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास के एरिया में पाई जाती हैं, तो गुजरात में नहीं है गद्दी। तो इसका डी आंसर सही है, यही गलत है, ठीक है। 50वां है, दैनिक तापांतर भारत के किस क्षेत्र की जलवायु विशेषता में से एक है? तो दैनिक तापांतर जो है पूर्वी तटीय प्रदेश, हिमालय का बर्फाच्छादित प्रदेश, राजस्थान का मौसमी क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दैनिक तापांतर सर्वाधिक जो होता है वो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है, क्योंकि दिन का जो तापमान मान लीजिए 50 के आसपास हो जाएगा, 48, 45, 50 हो जाएगा, और रात में ये माइनस में चला जाता है। तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तापांतर होता है। तो वही पूछ रहा है सबसे अधिक कहाँ होता है। किस जलवायु की विशेषता दैनिक तापांतर जो है भारत में होती है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है। सी आंसर सही है इसका। अगला है, सुरमा घाटी के बारे में पूछ रहा है। सुरमा और मेघना घाटी स्थित है। तो सुरमा और मेघना घाटी कहाँ पे स्थित है? तो छोटा नागपुर का पठार में नहीं है, मालवा के पठार में भी नहीं है, मेघालय के पठार में है, अरावली में भी नहीं है। तो इसका सी आंसर सही है। ये मेघालय के पठार में दक्षिणी मंद ढालों वाले भाग में सुरमा घाटी और मेघना घाटी अवस्थित है। इसका सी आंसर सही है, ठीक है। 52 है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का जो विभाजन अंगारालैंड और गोंडवाना में हुआ था, किस काल में हुआ था? तो आर्डोबिशियन काल में हुआ था, कार्बोनिफेरस काल में हुआ था, या जुरासिक काल में, या ट्रायसिक काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था ये? तो कार्बोनिफेरस काल में हुआ था, कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। बी आंसर इसका सही है। 53वां, निम्नलिखित में से किस एक को राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता?
तो निम्नलिखित में से किस एक को राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता? संसद के मनोनीत सदस्य को, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य को, राज्य विधान परिषद के सदस्य को, उपयुक्त में सभी को। तो उपयुक्त में सभी को नहीं शामिल किया जाता है। डी इसका आंसर सही है 93 का। उपयुक्त में सभी को ही शामिल नहीं किया जाता है। ठीक। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में यह वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं? तो धन विधेयक 109 और 110 दोनों से ही संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, ये बी में कहा गया है। ठीक है, तो 109 में वर्णित है ये कि भारतीय संविधान के 109 में वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और जो 110 में है धन विधेयक की परिभाषा दी गई, तो दोनों को ही पूछता है, यूपीएससी में पूछा है दोनों को। ठीक है, कंपेयर इससे पूछ सकता है। तो परिभाषा 110 में दी गई है और कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा 109 में दिया गया है, तो याद रखिएगा दोनों को। 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है कि किस विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है, और 111 में है विधेयक पर सहमति जब होती है तो 111 के तहत होती है। तो ये बात भी याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, तो 54 का कौन सा आंसर सही था? तो इसका बी आंसर सत्य था। 55 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो लोकसभा की सीटों को बताना है कि राज्य में कौन सा सही सुमेलित है। तो इसको कूट के द्वारा सुमेलित करना है हमको। ठीक है, तो देखिए राज्य की जो कितना बड़ा कौन सा राज्य है उस हिसाब से उसका सीटों का निर्धारण होता है। तो तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपको लगता है? तो सबसे बड़ा राज्य इसमें महाराष्ट्र है, तो सबसे अधिक सीटें महाराष्ट्र की होंगी। ठीक है, तो 48 हो गया। इसका नहीं जानते हैं तब भी 48 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक। अब गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तमिलनाडु है इसमें, तो 39 होगा तमिलनाडु का। ठीक है, तो 4 हो गया। तो 4 और 1, ए का चौथा और डी का पहला, इसे डी इसका आंसर सही हो जाएगा। और राजस्थान और गुजरात में आपको किस में ज़्यादा लग रहा है? गुजरात की राजस्थान? तो गुजरात में जनसंख्या ज़्यादा है राजस्थान से, तो 26 हो जाएगा, सी का तीसरा हो जाएगा ये, और ये दूसरा होगा। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, और डी आंसर इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56 है कि पेशा अधिनियम समिति की सिफारिश पर लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। पेशा अधिनियम किस समिति के सिफारिश से लाया गया था? ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो LM सिंघवी नहीं, भूरिया समिति, बी आंसर सत्य है। भूरिया समिति के सिफारिश पे ही इसको लाया गया था पेशा अधिनियम को। तो पेशा अधिनियम का फुल फॉर्म क्या होता है? द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, पेशा ऐसे को कहते हैं। तो ये अधिनियम जो जब अब्दुल कलाम थे राष्ट्रपति, उसी के आसपास ये आया था। तो 1996 में ये लाया गया था। सांसद दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 1994 में समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्थिति का अध्ययन करने या सुझाव देने के लिए पंचायती राज का प्रावधान को इसमें विस्तार करने के लिए, लागू करवाने के लिए उसको लाया गया था। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शून्यकाल के बारे में सत्य है? तो शून्यकाल के बारे में क्या सत्य है? तो शून्यकाल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होते। तो सही पूछा है ये। ठीक है, तो शून्यकाल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, ये सत्य है। तो भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। तो भारतीय संसदीय प्रक्रिया में कहीं भी संसदीय प्रक्रिया, संविधान, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न इसमें उठाया जा सकता है। तो पूर्व सूचना नहीं दी जा सकती, पहले बात होगी उसके बारे में, तो ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। इसका ए और दो दोनों ही सत्य है, बी आंसर सत्य है इसका। ठीक है, 97 का बी सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है हमको बताना है। 58 नंबर का है। तो उच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता 129 है, 137 है, 136 है, 131 है। तो कौन सा किस में है यही बताना है। तो सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो अनुच्छेद 129 में उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होना जो है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये बताया गया है। तो ये ठीक है पहला। दूसरा है 137 में कि पूर्वालोकन का जो अधिकार है 137 में, ये भी बात सही है। ठीक है।
अनुच्छेद 136 में है विशेष इजाज़त की ज़रूरत होती है, तो ये भी ठीक है। और अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की बात की गई है। तो 131 में जो है वो प्रारंभिक अधिकारिता है उच्चतम न्यायालय की, ठीक है, प्रारंभिक अधिकारिता है इसमें, ठीक है। और 131 में क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते पेंशन जो है किसमें कहा गया, 125 में कहा गया है इसको, आर्टिकल 125 में, ठीक है। तो इसका डी आंसर सही सुमेलित नहीं था, डी वाला गलत है, डी आंसर ही सत्य होगा इसका। अगला 59 नंबर है कि भारतीय संविधान के पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध करता है। तो भारतीय संविधान में पाकिस्तान के से भारत प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को की नागरिकता के अधिकार के बारे में कौन बताता है? 11 है, 10 है, 5 है, 6 है, तो कौन बताता है? तो 6 बताता है, डी आंसर सत्य है इसका। आर्टिकल 6 जो है भारत में जो है पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में वर्णित करता है। याद रखिएगा इसको भी, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद 60वां है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 लोगों की सहमति, 50 लोगों की सहमति आवश्यक है। तो सी आंसर इसका सही है, 50 लोगों की सहमति से ही लाया जा सकता है। 61वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इंसुलिन जो है बीटा कोशिका, ग्लूकागान जो है अल्फा कोशिका, प्रोजेस्टेरॉन जो है ग्रेफियल फॉलिकल, और सोमेटोस्टेटिन जो है गामा कोशिका। तो कौन सा इसमें सही है बताना है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सी इसका सही सुमेलित नहीं है, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो ग्रेफियल फॉलिकल से नहीं होता, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव जो होता है कार्यसल्यूटियस कोशिका से होता है, कार्यसल्यूटियम कोशिका से होता है। तो ये सी इसका सही नहीं है। बाकी इंसुलिन बीटा कोशिका से, ग्लूकागान जो है अल्फा कोशिका से, और सोमेटोस्टेटिन जो है गामा कोशिका से। सी इसका सत्य नहीं है। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है? तो वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है। तो पहाड़ों पर खाना देर से पकना, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का बाहर निकलना, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आना, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। तो पहला तो है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। ये वायुमंडलीय दाब के कारण ये सब होता है, ठीक है। जो डी है, लालटेन की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ना, तो लालटेन की बत्ती से जब तेल ऊपर चढ़ता है ये केशिकत्व के कारण होता है, कैपिलरी रिएक्शन जो होता है, कैपिलरी फिनोमिना जो होता है, तभी होता है। डी आंसर इसका सही है, यही नहीं है, ठीक है। 62वें का डी सही है। 63वां है कि निम्नलिखित में से कथन में विचार करना है। तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, ठीक है भाई, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, ये बात सही है। विटामिन डी को कैल्सीफिरॉल भी कहा जाता है, कैल्सीफिरॉल कहा जाता है इसको। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन ए रेटिनॉल कहा जाता है, ये संक्रमण रोधी विटामिन भी इसको कहा जाता है। और डी को कैल्सीफिरॉल कहा जाता है, इसे हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों कथन सत्य हैं इसके, सी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रुधिर के संबंध में सत्य है? तो ब्लड के बारे में बताना है कौन सा सत्य है। तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है, ये बिल्कुल सही है। यह एक क्षारी विलयनित क्षार है, ठीक है, क्योंकि 7.4 होता है इसका पीएच, तो इसका पीएच मान 7.4 होता है, ये भी ठीक है। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं, इसका डी आंसर सही है, सभी कथन सत्य हैं। 65वां है, कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यूपीएससी में पूछा था, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा था, एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ। तो एक कवक द्वारा होता है, ये एक कवक है, ठीक है। तो इसके क्या होता है, मूंगफली में जो फंगी लगती है देखे होंगे, तो वही फंगी का ये सब मामला है।
तो जिससे यकृत प्रभावित होता है। ए आंसर सही है, लीवर प्रभावित होता है इससे। 65वें का ए सही है। ये कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है और यह यकृत को प्रभावित करता है। तो एस्परजिलस एवं पेनिसिलियम नामक कुछ कवक प्रजाति जो है इसको रिसाव इसका करते हैं। ठीक। 66वां नंबर क्वेश्चन है कि कुपोषण का स्थिति का संबंध है। तो कुपोषण का स्थिति का संबंध है अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से, अति पोषण से, उपरोक्त में सभी से। तो उपरोक्त में सभी से संबंधित है, डी आंसर सही है। तो कुपोषण सिर्फ ऐसा नहीं होता कि अल्प पोषण है, आप में कुपोषण है कि अति पोषण आप ले रहे हैं तो वो भी आप कुपोषित हैं। अति पोषण से आप कुपोषित हो सकते हैं और असंतुलित पोषण ले रहे हैं तभी आप कुपोषित हैं। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, डी आंसर सही है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग होता है। ठीक है, पहला। दूसरा है कारण क्या है कि शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। तो ये भी ठीक है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है और इसकी व्याख्या भी वो कर रहा है। तो 67वें का ए आंसर सत्य होगा। अगला है 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है। तो आरएनए की उपस्थिति, डीएनए की उपस्थिति, गुणन, जीव द्रव्य का अभाव। तो कौन सा इसमें उसके लक्षण नहीं है, सजीवों के लक्षण नहीं है, यही बात पूछना है। तो जीव द्रव्य का अभाव जो है यही लक्षण नहीं है, डी आंसर सही है। तो विषाणु जो होते हैं जिसको वायरस कहते हैं, ठीक है, तो जीव द्रव्य का अभाव होता है उसमें। तो जो विषाणु में वायरस होते हैं अकोशिकीय तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण हैं जो कि जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं और ये सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी होते हैं। तो विषाणुओं में जो सजीव के लक्षण होते हैं वो अनुवांशिक पदार्थ जो कि आरएनए और डीएनए की उपस्थिति इसमें होती है और उनमें गुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है इनका। ठीक है। तो जब शरीर में वायरस का अटैक होता है तब इकट्ठे पूरे वायरस नहीं हो जाते, 1-2 वायरस घुसेंगे शरीर में, वो मल्टीप्लाई करते हैं हमारे शरीर में, गुणन करते हैं। ठीक है। और विषाणुओं में निर्जीव के जो लक्षण होते हैं उसमें जीव द्रव्य व कोशिकाओं का अभाव होता है, श्वसन उत्सर्जन का अभाव होता है। निर्जीवों के समान इनके भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये सब बातें होती हैं इसमें वायरस में। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजारना पड़ता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पाने के लिए कि वायु से कांच में, कांच से जल में, वायु से जल में, जल से कांच में। तो जब हम उनको विरल माध्यम से सघन माध्यम में लेके जाते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का तो क्या कैसे होता है इनका, TIR कैसे होता है। तो जो प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु कांच से जल में गुजारना होगा क्योंकि कांच का जो अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से अधिक होता है। ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त यही है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे। ठीक है। तो कांच से जल में गुजरना होगा। कांच का अपवर्तनांक मान लीजिए 0.9 है तो जल का 0.6 या 4 होगा। ठीक है। तो अधिक से कम में जब जाएगा तब TIR की घटना होती है, एक इसी कंडीशन होती है। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की आवश्यक शर्त यही है कि प्रकाश की किरणें अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में घुसे। ठीक है। तो बी इसका आंसर सही है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है। तो प्रतिजैविक कौन सा हमको बताना है। ठीक है। तो एंटीबायोटिक कौन सा है इसमें। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, अल्कोहल है, ईस्ट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो कौन सा है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, डी आंसर इसका सही है, यही प्रतिजैविक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है इसमें। तो भू राजस्व, व्यवसाय कर, व्यापार कर या बिक्री कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों का कर,
तो कौन सा नहीं, तो सी वाला है, व्यापार कर या बिक्री कर जो होता है ये इनडायरेक्ट कर या जीएसटी में आता है, ये सी आंसर सही है इसका। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और इसका क्रम है, तो पहले वित्त आयोग केसी नियोगी थे, याद होना चाहिए आपको, यूपीएससी में पूछता है इस तरह से। तो पहले का 3 हो गया, तो पहले का 3 सिर्फ सी में है, तो इसका सी आंसर सत्य हो जाएगा। ठीक है, 14वें कौन थे, तो कम से कम 14वां तो याद होना चाहिए आपको कि 14वां कौन थे। तो 14वां वाई.बी. रेड्डी थे। 14वां वाई.बी. रेड्डी मतलब कि 4 हो जाएगा 14वें का। तो डी का चौथा, तो डी का चौथा इसमें और इसमें है, और ए का तीसरा है, तो इसका सी आंसर तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, और विजय केलकर जो 13वें थे, विजय केलकर 13वें थे। 12वें कौन थे, तो सी रंगराजन जो थे 12वें थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो सेबी का कार्य प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना है। तो पहला ठीक है, सेबी का यही काम है कि सेबी का जो काम है इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना है। तो दूसरा है इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित वह अवैध कार्य है जिसमें किसी कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग किया जाता है। तो ठीक है, दोनों ही कथन सत्य है इसका, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग वही होती है कि जब कोई प्रतिभूति अगर निकलने वाली है तो जिस कंपनी से निकलने वाली उस कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं उनके बारे में जब उनको पता चल जाता है कि जब ये निकलेगा तो इसका भाव कितना रहेगा, बढ़ेगा आगे कि नहीं बढ़ेगा, वो मामला पूरा समझता है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग करने लगता है और खुद ही वो प्रतिभूति खरीद लेता है और फिर मार्केट में बेचता है। तो उसका प्रभावित होती है काफ़ी जो हमारे शेयर मार्केट है, तो इसी वजह से इसको रोक लगाती है सेबी। तो ए आंसर सही है इसका। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 1992-93 में चालू खाते पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया था। तो ठीक है, 1992-93 में चालू खाते पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया। ठीक है, दूसरा है हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का वैधानिक बाजार है। तो वैधानिक बाजार नहीं है, तो हवाला बाजार जो विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का अवैध है, वैधानिक नहीं है, अवैधानिक है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, असत्य कथन नहीं है, तो कौन सा असत्य नहीं है, तो पहला असत्य नहीं है, तो इसका ए आंसर सही है। दूसरा असत्य है, बी वाला सत्य है। तो ये देखिए, ये पढ़िए इसको, कौन सा असत्य नहीं है मतलब कौन सा गलत नहीं है, इसको बताना है आपको। तो पहला गलत नहीं है। 75 है, योजना है और प्रारंभ वर्ष, इसको मिलाना है हमको, कौन सा सही मिलान है, इसका कूट बनाना है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया सबसे पहले जब मोदी सरकार आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो मेक इन इंडिया प्रारंभ किया गया था। तो 25 सितंबर 1914 को चालू किया गया था। तो 14 में चालू हुआ था मेक इन इंडिया। तो ठीक है, पहला। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तो 16 में या 15 में आरंभ की गई थी, 15 में आरंभ की गई थी, तो ये भी ठीक है इसका। स्टैंड अप इंडिया 2016 में 6 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया था। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो था ग्रामीण वाला, वो 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ किया गया था। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही है, इसका डी आंसर सत्य है। 1, 2, 3, 4 ये इंपॉर्टेंट है, इसे पूछता है, याद रखिएगा इसको। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों विचार करना है। तो शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट खाता खुलवाना अनिवार्य है। तो डीमैट अकाउंट खुलाना अनिवार्य है। ठीक है, डीमैट खाता धारकों को इसके लिए सालाना फीस देनी पड़ती है। तो ये भी ठीक है। तो डीमैट अकाउंट शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए अनिवार्य है और यह खाता मान्यता प्राप्त ब्रोकर्स फर्म या बैंक द्वारा खुलाया जा सकता है। ठीक है, डीमैट खाता धारक को सालाना फीस देनी पड़ती है, ये भी बात सही है। तो दोनों ही कथन इसके सत्य हैं। 77 है, बोल्ट पीपीपी मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय क्या है? बिल्ड ऑपरेट, तो क्या है बोल्ट का बताना है आपको। तो बिल्ड ओन लीज ट्रांसफ़र इसका नाम होता है। ठीक है, तो बिल्ड खुद से बनाइए, इसको लीज पे दीजिए, फिर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ओन होता है। बी इसका आंसर सही है। बी में बोल्ट में ओ का क्या मतलब है, तो वही ओ का ओन होता है। ठीक है, तो बी आंसर सत्य है इसका। पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का एक मॉडल है बोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
कि दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हैं। तो कौन है इसके लेखक? तो दादा बनर्जी नहीं है, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया भी नहीं है, पार्थ सारथी सोम भी नहीं है इसके, पार्थ सारथी गुप्ता भी नहीं है, और बिपिन चंद्र हैं इसके। डी इसका आंसर सही है, बिपिन चंद्र ने लिखा था द राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। 79 है, देश में अवसंरचना परियोजना के कार्य को त्वरित करने हेतु राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का गठन कब हुआ था? स्वीकृति इसको कब दी गई थी इसको बनाने के लिए? तो जुलाई 2015, 2010 में, 2016 में, 2017 में। तो ये प्रधानमंत्री जब मोदी की सरकार आई थी उसमें बना था निफ्ट। तो ए इसका आंसर सही है, जुलाई 2015 में दिया गया था। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है? तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है कौन सी है? तो घर्षण जनित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो जो घर्षण बेरोजगारी है वो व्याप्त रहती है हमेशा, ये इसका आंसर सही है। तो घर्षण बेरोजगारी क्या है? तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है ये, और बाजार की दशाओं में परिवर्तन, मांग और आपूर्ति में जब परिवर्तन होता है तो मांग एवं पूर्ति की जो शक्ति में कमी आती है जब, तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होती है ये घर्षण बेरोजगारी। ठीक है। अगला है, बजट 2023 में घोषित श्री अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो 2023 का है करंट अफेयर्स वाला। तो श्री अन्न योजना का मतलब क्या है? तो मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना, ये तो कभी पूछ सकता है, ये इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस को मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो किसको मोटे अनाज के में मोटे अनाज में सम्मिलित किया जाता है? मोटे खाद्यान्न में सम्मिलित है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, उपरोक्त में सभी है। उपरोक्त में सभी को किया जाता है, और डी आंसर सही है इसका। 83 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक मूंगफली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा ऐसा है जो मूंगफली उत्पादन में शीर्ष है? मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। तो कौन है जो कि नंबर 1 पे है? तो ये गुजरात इसमें मूंगफली में अभी भी है, बी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि बीमा नियामक एवं इरेडा जो है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो मीमन जालान समिति, उषा थोराट कमेटी, MV नायर समिति, मल्होत्रा समिति। तो किस समिति की सिफारिश पे जो था इसका हुआ था? तो मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे हुई थी, डी आंसर इसका सही है। कभी पूछता है, अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? तो मानक दिए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं और इसकी विशेषता है। तो एक सही सुमेलित है, इसमें यही बताना है। तो ISO 9000 जो है ये ऊर्जा के लिए है, 9000 ये ऊर्जा प्रबंधन से के लिए है। तो ये पर्यावरण प्रबंधन दिया तो ये गलत है, ये ऊर्जा प्रबंधन के लिए है। ISO 14000 जो है गुणवत्ता प्रबंधन किसके लिए है? 14000 जो है पर्यावरण के लिए है, पर्यावरण के लिए। ठीक है, इस वजह से ये भी गलत हो गया। ISO 50,000 एक है ऊर्जा प्रबंधन के लिए। तो 50,000 जो एक है वो ऊर्जा प्रबंधन के लिए है। ठीक है, ऊर्जा प्रबंधन के लिए है। ठीक, तो कौन सा सही है इसमें बताना है हमको। तो ये ठीक है, सी वाला, ये ऊर्जा प्रबंधन के लिए है, सी वाला सही है। बाकी जो 9000 है, 9000 गुणवत्ता प्रबंधन के लिए है, गुणवत्ता। 14000 जो है पर्यावरण प्रबंधन के लिए है, और 31000 जो है जोखिम प्रबंधन के लिए है, जोखिम प्रबंधन। ठीक है, ये बात है। इसका सी वाला आंसर सही है। कुल मिला के बात यही है, सी आंसर सत्य है। 85 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य यूपी गवर्नमेंट रखी है 2022 तक, 2024 तक, 2030 तक, 2032 तक, 2024 तक रखा था, बी आंसर सही है। 87 निम्नलिखित में लक्ष्य प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? किस पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य था उससे अधिक प्राप्त हो गया था? तो तीसरी थी, 9वीं थी, 7वीं थी, 10वीं थी। तो 7वीं थी, सी आंसर सही है। 7वीं जो परियोजना थी उसका 5% लक्ष्य रखा गया था, मगर 6% का विकास हुआ था इसमें।
तो 7वीं थी। ISFR 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है? तो इंडियन जो है स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है के अनुसार जो है न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला कौन सा राज्य है इसमें? तो सबसे कम जो है वनावरण वाला सबसे क्षेत्र कौन सा है? तो हरियाणा है। पंजाब, गोवा, बिहार, हरियाणा, तो हरियाणा इसमें सबसे न्यूनतम है। डी आंसर सत्य है। ठीक है, अगला है 89 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय किया गया था? तो महारत्न का जो दर्जा मिलता है उसको कब जो हमारा जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी थी? 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2012 में। तो 2010 में दी थी। डी आंसर सही है इसका, 2010 में दिया था महारत्न का दर्जा, नवंबर 2010 में। ठीक है, अगला है 90 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी कहा जाता है? तो कौन सी सब्सिडी को कहा जाता है? तो उसमें ब्लू बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है, एम्बर बॉक्स है, रेड बॉक्स है। तो ब्लू बॉक्स को कहा जाता है। ए आंसर सही है, ब्लू बॉक्स को कहा जाता है। ए आंसर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है बेवरिक वक्र के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो बेवरिक वक्र के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसके द्वारा बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के मध्य आरेखीय संबंध प्रदर्शित किया जाता है। वस्तुतः दोनों के मध्य विलोम संबंध पाया जाता है। तो बेवरिक वक्र जो है पूछ रहे हैं, तो इसके द्वारा बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के मध्य आरेखीय संबंध प्रदर्शित किया जाता है। तो ठीक है। दूसरा है वस्तुतः दोनों के मध्य विलोम संबंध पाया जाता है। तो ये भी ठीक है, दोनों ही कथन सत्य है। सी इसका आंसर सही है। तो बेवरिक वक्र जो है यही बताता है। 92 है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? तो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो WEF है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है और अंकटाड है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है ये? तो अंकटाड द्वारा किया जाता है। डी आंसर इसका सत्य है। ठीक है, और डी आंसर सही है। 93 है कि भारतीय समावेशी नवाचार कोष की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय समावेशी नवाचार कोष की स्थापना वर्ष 2014 में, वर्ष 2015 में, 2016 में, 2017 में। तो वर्ष 2014 में हुई थी। ए आंसर इसका सही है। ठीक है, तो भारत में जो समावेश नवाचारी कोष की स्थापना जो की गई थी वो भारतीय नवाचार परिषद और MSME मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी और इसकी जो आरंभिक पूंजी 500 करोड़ थी। ठीक है, अगला है मानव विकास सूचकांक को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है? शिशु लिंगानुपात, शैक्षिक स्तर, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। तो इन चारों में किसका यूज नहीं किया जाता है? तो शिशु लिंगानुपात को नहीं किया जाता, बाकी तीनों का गणना की जाती है। ए आंसर सही है। 95 है ट्रिप्स का विस्तारित रूप क्या है? तो ट्रिप्स का जो विस्तारित रूप है वो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स इसको कहते हैं। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इनोवेशन मेजर्स नहीं है, ट्रेड रिलेटेड इनोसेंटिव नहीं है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स कहते हैं इसको। सी आंसर से ट्रिप्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 95 हो गया ना, 96 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का विचार करना है और उसमें बताना है कि 60, 180, 90, 270, 405 और बीच का जो है इस पद का लुप्त पद जो है वो लुप्त पद क्या है? ठीक है, तो लुप्त पद क्या है इसमें बताना है हमको। तो 36, 18, 3 का गुणा हो गया इसमें, 180 हो गया। 29, 27, तो फिर 3 का गुणा हो गया इसमें। फिर से अब इसमें किसी में 3 का गुणा हम करेंगे कि 405 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने में 3 का गुणा करेंगे? तो 405 बटे में 3, तो 3 एकम 3, 3 तिली के 9, 5, 135। डी आंसर सही है, 135 होगा। कैसे होगा? तो मान लेते हैं जो ये यहाँ पे सब अंक है x है, इनमें 3 का गुणा करेंगे तो हमको 405 आना चाहिए। फिर x इक्वल टू हो जाएगा 405 बटे में 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 135। 405 में 3 का भाग देंगे तो 135 आ जाएगा। 97 है निम्नलिखित में से कितने ऐसे 4 हैं जिसके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है?
तो बाद में 3 नहीं है, हमको बताना है कि कितने ऐसे हैं। तो 4 हैं, इसके पहले 7 है, तो 4 है उसके पहले 7 है, तो ये देखिए 3 नहीं है, 3 नहीं है तो 2 है यहाँ पे, तो 3 नहीं है, ठीक है। 7 है, इसके पहले 4 नहीं है, ठीक है। 7 इसके पहले 4 नहीं है, 7 है, इसके बाद 4 है, ठीक है। इसके बाद 4 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 4 है। 1 2 3 4 5 इसमें बताया है, और कहा है कितने से 4 हैं, जिसके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बाद में 3 है, ठीक है। यहाँ पे बाद में 3 नहीं है, यहाँ पे भी बाद में 3 नहीं है, और यहाँ पे भी बाद में 3 नहीं है, और यहाँ पे भी बाद में 3 नहीं है। तो 1 2 3 4 3 4 ऐसे 4 हैं जिसके बाद में 3 नहीं है और पहले 7 है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार सही से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला है विषम युग को बताना है, विषम युग को चुनना है। तो बोतल मदिरा, तो बोतल के अंदर जो होता है ये मदिरा होती है, ठीक है। गेंद और बल्ला, कप और चाय, घड़ा और पानी। तो कप के अंदर जो होती है चाय होती है, घड़े के अंदर पानी होता है, मगर गेंद बल्ला के अंदर नहीं होती। तो इसका बी जो है ये विषम युग्म है, ठीक है। तो 98 का बी हो जाएगा। 99 का है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 12 और 144 है। तो यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रथम संख्या गुणते द्वितीय संख्या, ठीक है। तो 12 गुणते 144 बराबर 36 गुणते एक्स दूसरी संख्या, ठीक है। तो एक्स हमको निकालना है, तो एक्स कितना हो जाएगा बताइए? तो 12 गुणते 144 बटे में 36, तो 12 गुणते 3 36 को लिख सकते हैं। तो 12 बराबर में 144 हो जाता है, और 3 चौके 12 हो जाता है। तो 12 चौके 48, 48 आंसर आएगा। बी आंसर इसका सही है, ठीक है। 99 का बी सही है। तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। तो एलसीएम एचसीएफ का फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रथम पद गुणते द्वितीय पद, द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणते द्वितीय संख्या, ठीक है। तो प्रथम संख्या दी गई 36, तो द्वितीय संख्या हम निकाल सकते हैं, ठीक। निम्नलिखित युग्म में से, अगला क्वेश्चन 100 नंबर का, निम्नलिखित युग्म में से किसमें वही संबंध है जो जी और जे और क्यू और यू में है, ठीक है। तो किसमें वही संबंध है? तो जी जे क्यू यू, ठीक है। तो क्या करना है हमको? तो जे से जी से जे जाने में +3 हुआ, जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और क्यू से यू जाने में +4 जोड़ा गया है, ठीक। और जी से क्यू जाने में, क्यू है, जी से क्यू जाने में +10 जोड़ा गया है, और जे से यू जाने में +11 जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये तो बात है, एक बढ़ के जोड़ा गया है इसमें, और इसमें 10 है तो इसमें 11 है, ठीक। याद रखिएगा यही क्रम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सबको चेक करना पड़ेगा आप में। तो बी से इसमें जाने में 1 जोड़ा गया है, ठीक। तो ये तो सही नहीं है, 1 जोड़ा गया, पहला गलत हो गया। ए और बी, इसमें भी 1 जोड़ा गया तो ये भी गलत हो गया। ए और डी, तो ए और डी जाने में 3 जोड़ा गया है, ठीक है, +3। मगर ए से यस जाने में, ए से जब हम +3 जोड़ा गया, ठीक है, +3 जोड़ा गया है, ठीक। और इसमें यस से डब्लू जाने में +4 जोड़ा गया, ठीक है। और ए से यस जाने में जोड़ा गया है +18, और ए से डब्लू जाने में +19। तो लगभग ये मिल रहा है, तो 18 है, ये 19 है, और 3 है, ये 4 है। तो सी वाला इसका जो है यही सही मिल रहा है हमको, ठीक है। तो सी इसका आंसर सही है, यही सही मिल रहा है, ठीक। 101 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित कूट के संकेतकों में सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूरा करना है हमको, ठीक है। तो MTWT दिया हुआ है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फिर क्या होगा? मंडे ट्यूसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो यफ यस बी इसका आंसर सही है। ये एक हफ्ते का जो नाम दिया था वो इसी का, ये फर्स्ट शब्द दिया था उसका, फर्स्ट
पहला अक्षर दिया था। तो 102 नंबर क्वेश्चन है कि दो अमेरिकी जा रहे हैं और एक दूसरे के बेटे का पिता है। तो दो अमेरिकी जा रहे हैं और एक दूसरे के बेटे का पिता है। जो एक है दूसरे के बेटे का पिता है, तो एक है वो दूसरे के बेटे का पिता है। दोनों के बीच क्या संबंध है? तो पति पत्नी का संबंध होगा भाई, पति पत्नी का संबंध होगा। डी आंसर सही है। अगला है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। ठीक है, तो एक पिता है, माना पुत्र की उम्र यक्स है, पुत्र जो है यक्स है, तो पिता की कितनी हो जाएगी? 9x होगी। ठीक है, 9 गुनी है। तथा माता की उम्र उस पुत्र की 8 गुनी है, तो माता होगा 8x, जैसे लिख लेते हैं 8x है। पिता और माता की उम्र का योगफल 51 है, तो 9x + 8x = 51 है। तो 17x = 51 है, तो x = 17 × 51 3 साल हो जाएगा। तो पुत्र की आयु कितने होगा? डी है इसका आंसर से 3 साल होगा। ठीक है, यही पूछा था पुत्र की उम्र, यक्स जो है पुत्र की उम्र थी। ठीक, 111 है, सॉरी 104 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या कौन सी है? तो इसमें लुप्त संख्या ये है, इसमें बताना है कौन सी है, इसमें कौन सी लुप्त संख्या है। तो 5 3 7 6 बताना है। 5 3 7 6, 5 17 9, तो 5 17 9 को जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। ठीक है, 3 21 7 3 10 31 हो गया ये भी। 16 8 से 24 7 31 31 ये भी हो गया। 10 और 16 में कितना जोड़ेंगे? 31 हो जाएगा। तो 6 5 11 15 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। तो इसका सी आंसर सही होगा। सब 31 आ रहा था, इसमें इस जगह पे ऐसा क्या रखेंगे कि तीनों का जोड़ जो है 31 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 31 आएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे 31 आएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे 31 आएगा, इन तीनों को जोड़ने पे भी 31 आना चाहिए। तो 15 रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन है कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व जाता है। तो मान लीजिए पूर्व पश्चिमी तरफ होता है, इधर पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, तो जो कृष्णा है अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व जाता है। ठीक, कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व जाता है। ठीक है, पुनः हुआ 1 किलोमीटर उत्तर जाता है, तो उत्तर ऊपर है, तो 1 किलोमीटर उत्तर गया। पुनः हुआ 2 किलोमीटर पूर्व जाता है, फिर 2 किलोमीटर पूर्व चला गया। पुनः वह 3 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर दक्षिण 3 किलोमीटर आ गया, 3 किलोमीटर दक्षिण आ गया। और 3 किलोमीटर फिर पश्चिम जाता है, 3 किलोमीटर फिर पश्चिम हो जाता है, 3 किलोमीटर पश्चिम जाता है। उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में कितना चलना होगा? तो अब देखिए आप, तो इतना इसे डैश कर दें तो ये 1 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ चलना है। देखिए ये वाला प्लेस 2 है, तो इतना जो है यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तब इतना इसको हम जोड़ देंगे तो तब भी ये 3 हो जाएगा, ये 3 हटा दीजिए, तब भी ये 3 होगा पूरा, क्योंकि 3 किलोमीटर दक्षिण चलता है यहाँ से। तो कितना चलना पड़ेगा? ये पूरा 3 था। ठीक है, पूरा 3 था, तो ये 1 हो गया, तो बचेगा ये 2, पूरा ये 3 था। ठीक है, तो एक तो इतना हो गया, तो ये 2 चलना पड़ेगा। ये बीच वाला जो भाग इसका है इतना, ये 2 किलोमीटर है, इसके बराबर है 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर उसको उत्तर चलना पड़ेगा, इधर उत्तर, तब ये अपने डेस्टिनेशन पे यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पहुँचेगा। तो 2 किलोमीटर उत्तर चलना पड़ेगा। डी आंसर सही है इसका, 2 किलोमीटर उत्तर चलना पड़ेगा उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वथा भिन्न को चुनिए। तो अंगूठी है, चूड़ी है, टायर है, प्लेट है। तो अंगूठी गोल होती है, चूड़ी भी गोल होती है, टायर भी गोल होता है। तो इनमें क्या है? गोल तो प्लेट भी होता है, मगर इस प्लेट में गैप नहीं है बीच में, बाकी इसमें गैप है, इसमें गैप है, इसमें गैप है। तो इसका डी, इसका भी 106 का भी डी ही सही होगा। ठीक है, इसका भी डी आंसर सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 3:12 से 6 बजे तक का समय बदलने में घड़ी की सुई कितना अंश घूमेगी? तो 3:12 से 6 बजे तक, 3 बज के अगर 12 मिनट हो रहा है
तो 60 पहुंचने में इसको 48 मिनट और चलना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितना घूमती है सुई? तो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है सुई। ठीक है, कैसे? तो ये इतना ध्यान रखिए कि घड़ी जो है प्रत्येक घंटे में 30 का कोण बनाती है। 1 घंटे में, चूंकि घंटे की जो सुई होती है प्रत्येक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो जो घंटे की सुई होती है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है 1 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे में बनाया उसने 30 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 30/60 हो जाएगा और आधा डिग्री का बनाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 3:12 से 6 बजे के बीच में, तो 3:12 में से 6 बजे के बीच में अगर हम देखते हैं तो घंटे की सुई 12 मिनट में कितना घूमेगी? तो 12 मिनट में 1 मिनट में 1.5 घूम रही है, तो 12 मिनट में वो 6 डिग्री घूमेगी। ठीक है, 6 डिग्री घूमेंगी, याद रखिएगा। तथा कितना है? 3 बजे से 6 बजे जाना है उसको, तो 3 घंटे का गैप होगा। तो 3 घंटे में कितना घूम जाएगी? तो 1 घंटे में वो 30 घूमती है, तो 6 घंटे में 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो 3 घंटे में कितना घूमेगी? 90 डिग्री घूमेगी। ठीक है, 90 डिग्री घूमेगी। अब 12 डिग्री तो 6 डिग्री तो पहले घूम चुकी है, क्योंकि 3:12 हो रहा है, तो 6 डिग्री पहले घूम गई है, तो 6 इसमें से घटा देंगे 90 में से। तो 90 में से जब 6 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 84 डिग्री। तो इसका डी आंसर सही होगा, 84 डिग्री में घूम जाएगी। डी आंसर सत्य है। ए की पावर x इक्वल टू बी, बी की पावर y इक्वल टू ए है, तो एक्स वाई का मान कितना होगा? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ए की पावर x दिया हुआ है b, और तो ए बराबर क्या हो जाएगा? b की पावर 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये होता है घात भी ऊपर जाने पे उसके नीचे चला आता है, बटे में आ जाता है सामने वाले के। ठीक है, तो ए बराबर क्या दिया हुआ है? ए बराबर b दिया हुआ है, और ए बराबर b की पावर y दिया हुआ है। देखिए ये पहले का है। ठीक है, अब दूसरे का देखते हैं। तो a इक्वल टू दिया हुआ है b की पावर y, तो दोनों बराबर हो गया, तो b की पावर y बराबर b की पावर 1/x हो गया, तो y बराबर हो गया 1/x। तो x y का मान पूछा है, तो x और y का मान हो जाएगा 1। ए आंसर सही हो गया। ठीक है, क्योंकि बटे में तो इधर गुणा कर देंगे तो x y हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसका ए आंसर सत्य है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला है, निम्नलिखित परितंत्र में से किस एक की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? मैंग्रोव की है, महासागर की है, घास की है, झील की है। तो सर्वाधिक उत्पादकता मैंग्रोव की होती है। ठीक है, तो परितंत्र की घटती उत्पादकता का क्रम जो है किस एक की तो सर्वाधिक है? सर्वाधिक पूछा है ना, तो ए नहीं होगा, इसका बी होगा। सर्वाधिक जो उत्पादकता होती है वो महासागर की होती है। ठीक है, बी इसका आंसर सही है। सर्वाधिक जो है महासागर की होती है, बी आंसर सत्य है, मैंग्रोव नहीं है, इसका बी आंसर सत्य है। अगला है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना वर्ष कब है? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है 110 नंबर क्वेश्चन है। तो 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चालू किया गया था, बी आंसर सत्य है, 1988 में चालू किया गया था। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य बताना है हमको। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है, तो ये ठीक है। प्रदेश में इसका प्रयोग सन 1930 में सर्वप्रथम सहारनपुर में शुरू किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है। 111 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा असत्य पूछा है? तो प्रदेश में 1930 में सर्वप्रथम सहारनपुर में नलकूपों का उपयोग किया गया था, क्या ये सत्य है? तो सहारनपुर नहीं था, मेरठ था, मेरठ में किया गया था, सहारनपुर में नहीं था, इस वजह से गलत है। तो असत्य पूछा है, तो दूसरा असत्य है, इसका बी आंसर सही है। ए सत्य है, इसका 80% जो है सिंचाई नलकूपों से होती है यूपी में, और बाकी मेरठ में सर्वप्रथम 1930 में नलकूप का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मर्कोसुर एक मुक्त व्यापार संगठन जो संबंधित है, किससे संबंधित है? मर्कोसुर जो है तो उत्तरी अमेरिका से है, पूर्वी यूरोप से, दक्षिणी पूर्वी एशिया से, दक्षिण अमेरिका से। तो दक्षिण अमेरिका से मर्कोसुर। 112 का डी आंसर सही है। मर्कोसुर जो है 1991 में असूनसियन की संधि, ट्रीटी ऑफ
असूनसियन के फलस्वरूप इसकी स्थापना दक्षिण अमेरिकी देशों का संगठन है ये, ठीक है। इसकी शुरुआत 4 देशों में जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे और उरुग्वे ने की थी, याद रखिएगा इसको, ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन है, गोमती नदी की स्थापना, गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से नदी से मिल जाती है? तो गोमती नदी गाजीपुर में, जौनपुर में, बलिया में, सुल्तानपुर में। तो ये गाजीपुर में मिलती है। गोमती नदी गाजीपुर में मिलती है। गोमती नदी गाजीपुर में मिलती है। और गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है पीलीभीत की दलदली भूमि फुलहर झील से हुई है। पीलीभीत से शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों से बहती हुई गाजीपुर के निकट कैथी में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। 114 है, नॉन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मकरी एवं खोह क्षेत्र मिर्जापुर में पाया जाता है। पहला इसका सही है, पहला ही सट है। नॉन फायर प्लास्टिक क्ले जो है उत्तर प्रदेश के मकरी खोह क्षेत्र मिर्जापुर में पाई जाती है। सोनराई क्षेत्र ललितपुर, भीखपुर क्षेत्र ललितपुर, कजराट क्षेत्र सोनभद्र, इनमें नहीं, मिर्जापुर में पाई जाती है। सोनराई क्षेत्र जो है, सोनराई क्षेत्र ललितपुर में तांबा मिलता है, ठीक है। भीखपुर क्षेत्र में सोना मिलता है और कजराहट सोनभद्र में डोलोमाइट मिलता है, ठीक है। अगला है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट जो एलिफेंट था सितंबर 2009 में उत्तर प्रदेश में, सितंबर 2009 दिया है, अक्टूबर 2011 दिया है, सितंबर 2007 है, अक्टूबर 2010 है। तो सितंबर 2009 में किया गया था उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना। ए आंसर सत्य है। एलिफेंट रिजर्व की स्थापना 2009 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर का, कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि में संबंध है? 116 है। 116 का आंसर बताना है। 60.5%, 59.3%, 65% और 65.5%। तो कृषि में संबंध उत्तर प्रदेश के कार्यशील जनसंख्या का 59.3% भाग है। बी आंसर सही है इसका, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SIPB का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था, इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की अवस्थिति है। तो हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ है? कानपुर में है, वाराणसी में, लखनऊ में, प्रयागराज में है। तो कहाँ पे है? वाराणसी में। हैंडलूम वाराणसी में, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो दशकीय वृद्धि सर्वाधिक किसकी रही है? तो मेघालय की, उत्तर प्रदेश की, दादरा नगर हवेली की और अरुणाचल प्रदेश की। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो रही है दादरा नगर हवेली की रही है। सी आंसर सही है, 2011 के अनुसार पूछा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? तो सोनभद्र में नहीं पाई जाती है, पहरिया पाई जाती है, बैगा भी पाई जाती है, खरवार भी पाई जाती है, सहरिया नहीं पाई जाती, ठीक है। सहरिया जो जनजाति है ललितपुर में पाई जाती है। ललितपुर में, ललितपुर जो है मध्य प्रदेश के आसपास है, ठीक है, वहाँ पाई जाती है। अगला है, अब ये जो करंट अफेयर्स है इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन के आसपास इसमें जो था हमारा ट्रेडिशनल था, बाकी इसमें करंट अफेयर्स दिया गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।